एक जिम्मेदार सांसद, समाज सुधारक एवं एक अच्छे शिक्षाविद थे। उनके द्वारा गांव के विकास के लिए किए गए कार्य उल्लेखनीय है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे उनकी आकस्मिक मृत्यु पर बहुत अफसोस है। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं शोक संतप्त परिवार को अपनी संवेदनाएं प्रेषित करने में स्वयं को तथा अपने दल को सहयोजित करना चाहती हूँ। Honorable Madam, I rise here to pay my tribute to Sri Ram Swarup, whose death was deeply moved all of us. He was an active social worker who performed his duty with honesty and sincerity. Madam, I want to offer my tribute to the departed soul on behalf of all my members. Now the House will stand in silence for a short while as a mark of respect for departed souls. New members to take the oath as per information. Secretary General may continue. Secretary General, please. Srimati Maya Sharma, who stands elected from Jodhpur constituency to take oath has per information. Madam, would you like to take oath as per information? In which language? मैं भी अभी रिसेंटली पोस्टेड हुआ हूँ। भारत के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी तथा मैं भारत के प्रभुत्व और अखंडता को बनाए रखूंगी तथा मैं जिस पद को ग्रहण कर रही हूँ उसे मैं श्रद्धा पूर्वक निभाऊंगी। अच्छा, एक ही स्कूल है, अपोजिट पार्ट में। मेरी लास्ट में स्कोरिंग होगी 1-3। Introduction of new ministers. Prime Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे ये बताते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि मैं अपने नए मंत्रियों का परिचय आपसे तथा आपके द्वारा सदन के सभी सदस्यों को करवा रही हूँ। श्रीमती ललिता देवी जी जो पर्यटन मंत्री के रूप में नियुक्त हुई है, श्रीमती आकांक्षा देवी जी जो जल संसाधन मंत्री के रूप में नियुक्त हुई हैं। थैंक यू। Now question are begins. Question number 101. माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि हिंदू क्या है, साथ में यह भी बताएं कि इस नीति से छात्रों, अभिभावकों एवं अध्यापकों के जीवन में क्या बदलाव आएंगे, कृपया सदन को अवगत कराएं। आप दें। माननीय महोदय जी,
मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत करवाना चाहती हूँ कि नई शिक्षा नीति आधुनिक समय को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसके प्रमुख बिंदुओं को मैं थोड़ा संक्षिप्त में सदन को अवगत करवाना चाहती हूँ। स्कूली शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा तक बच्चों की पढ़ाई पर अत्यधिक जोर न देकर खेलकूद और अन्य गतिविधियों के माध्यम से शिक्षित किया जाएगा। इसके लिए पाठ्यक्रम में आवश्यक बदलाव किया जाएगा, जिससे बच्चों के वस्तुओं का भी वजन कम होगा। किसी वोकेशनल गतिविधि में रुचि रखते हैं, कक्षा 6 से ही इंटर्नशिप में जा सकेंगे। वोकेशनल कोर्स के उदाहरण है कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटिंग आदि। बच्चों को सीखने में आसानी हो, उसके लिए कक्षा 5वीं तक स्थानीय भाषा में पढ़ाई का प्रावधान किया गया है। इससे बच्चों को सीखने में अधिक आसानी होगी। स्कूली शिक्षा में जो एक अच्छा बदलाव हुआ है, वह कक्षा 9 से बच्चे अपने मनपसंद विषयों का चुनाव कर पाएंगे। एक उन्नत शिक्षा जगत में इसकी अत्यंत आवश्यकता थी। जो शिक्षा संस्थान शिक्षा के नाम पर अतुल करते हैं, उनमें पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद। एनी सप्लीमेंट क्वेश्चन? माननीय सभापति महोदया जी, सरकार ने जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा है, जो वर्तमान में दुगुने से भी ज्यादा है। अफसोस की बात यह है कि शिक्षा पर आवंटित बजट का कुल पैसा भी सरकार खर्च करने में असमर्थ है। मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगी कि इस बार का लक्ष्य कागजी है या इसे धरातल पर भी उतारा जाएगा? शिक्षा मंत्री जवाब दे। माननीय महोदय जी, हमने जो 6% का लक्ष्य रखा है, उसे पूरा करने के लिए मसौदा तैयार कर लिया है, जो कि सदन में जमा भी करवा दिया गया है। इस बार शिक्षा नीति में हम 3 चीजों में ज्यादा ध्यान देंगे। पहली, प्रशिक्षित अध्यापक, दूसरी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरा, आउटडेटेड सिलेबस को हटाकर आधुनिक पाठ्यक्रम लागू करवाना। इस पर बजट पूरी तरह से खर्च किया जाएगा। Any other supplement? No. Question number 102. माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने सत्ता में आने से पहले कई वादे किए थे कि जनता को रोजगार दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, महंगाई दूर होगी, परंतु इन वादों में से कौन सा वादा इन्होंने पूरा किया? बेरोजगारी तो आजकल चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। महंगाई की बात की जाती है तो सत्ता पक्ष वाले यूक्रेन रूस युद्ध का हवाला दे देते हैं। सत्ता की आड़ में सरकार जनता को धोखा दे रही है। वित्त मंत्री जवाब दे। माननीय सभापति महोदय जी, विपक्ष हमेशा से ही हमारी उपलब्धियों भी लगाता रहा है। हमारे अच्छे प्रयासों से ही सरकार दूसरी बार सत्ता में आई है। हमने पिछले 8 सालों से जनता के हित में कई कार्य किए हैं। कोविड-19 के बुरे दौर में जहां विपक्ष को हमारे साथ खड़े होकर हमारा सहयोग देना चाहिए था, वहीं इन्होंने आरोप प्रत्यारोप में समय बर्बाद किए हैं। माननीय सभापति महोदया जी, सरकार का यह इल्जाम सरासर गलत है। कोरोना काल में विपक्ष ने सरकार की हर संभव सहायता करने का प्रयत्न किया है। क्या आपके पास कोई आंकड़े हैं जिससे आप हमें ये बता सकें कि आपने कोविड-19 जैसे बुरे दौर में सरकार की सहायता किस प्रकार से की है? आंकड़े क्या प्रस्तुत करवाने हैं, जबकि हमने जनता को मुफ्त का राशन दिया है, मुफ्त की दवाइयां दी हैं, बल्कि कोरोना काल में मुफ्त की वैक्सीनें भी लगवाई है। ये आप क्या कह रहे हैं? वैक्सीन तो सरकार ने लगवाई, इसमें आपने क्या किया है? इसमें हमने मदद करवाई है सरकार की। सदन में शांति बनाए रखें, अन्यथा मुझे सदन को स्थगित करना पड़ेगा। कृपया आप सभी बैठ जाएं। वित्त मंत्री जारी रखें। हमने वित्त संबंधी कई बड़ी योजनाएं चलाई हैं। सस्ता राशन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया है। रोजगार बढ़ोतरी के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना को चलाया है।
प्रधानमंत्री जनधन योजना द्वारा प्रत्येक आम नागरिक की स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है। जहां तक महंगाई की बात की जाए, यूक्रेन और रूस युद्ध भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है, जिसपे सरकार ने काफी हद तक काबू किया है। Any supplement question? Question number 104. Question number 103. माननीय सभापति महोदय जी, मैं रक्षा मंत्री से यह पूछना चाहती हूँ कि सरकार ने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों, सैनिकों, रक्षा कर्मियों के चिकित्सा उपचार के लिए कोई योजना तैयार की है, और यदि हाँ तो इस योजना आवंटित निधि सहित तस्वीरी ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने सेवानिवृत्त सैनिकों के किसी कल्याणकारी योजना को स्थगित करने या वापस लेने का निर्णय लिया है, और यदि हाँ तो तस्वीरी ब्यौरा क्या है? सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित लोगों की कुल संख्या कितनी है, और क्या सरकार ने युक्त योजनाओं के लिए निधि आवंटन में वृद्धि करने का निर्णय लिया है, और यदि हाँ तो तस्वीरी ब्यौरा क्या है? कृपया सदन को अवगत करवाया जाए। रक्षा मंत्री जवाब दें। माननीय महोदय जी, हाँ, सरकार ने दिनांक 1 अप्रैल 2003 से सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ECHS की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य लगभग 55 लाख भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। भारत और नेपाल में ऐसी स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं केवल 433 ECHS पॉलीक्लिनिक, सेना अस्पताल एवं ECHS सूचीबद्ध चिकित्साओं के जरिए मुहैया कराई जाती हैं, जिनका पर्यवेक्षण, निरीक्षण और नियंत्रण भारत में स्थित 30 ECHS के द्वारा किया जाता है। इस योजना का वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। वर्ष 2021-2022 से इसकी कुल आवंटित निधि 4,43,819 करोड़ रुपए है। 4,43,819 करोड़ रुपए है। ऐसी कल्याणकारी योजनाएं जिनमें शस्त्र सेना और झंडा दिवस जैसी नीतियों का पिछले 5 वर्षों से नगण्य अंशदान हुआ है, को दिनांक 1/4/2022 में AAFA TAF से बंद कर दी गई है। तथापि इन SSF योजनाओं का वित्त पोषण संबंधित सेनाओं और राज्य संघ TSF शासित प्रदेशों से उच्चतर धनराशि के साथ किया जाता है। पिछले 3 वर्षों में AAFA TAF के अंतर्गत कुल 99,533 लोग लाभान्वित हुए हैं, और गृह, विवाह और शिक्षा जैसे मामलों का निस्तारण करने के लिए इसके संशोधित अनुमान 2021 से 2022 में 330 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। धन्यवाद। Any supplement question? Yes, माननीय सभापति महोदय जी, क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 320 करोड़ रुपए कैसे आवंटित किए गए हैं? रक्षा मंत्री जवाब दें। माननीय महोदय जी, हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसका पूरा ब्यौरा सदन में जमा करा दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए आप इस ब्यौरे को सदन के बाद भी दे सकते हैं। धन्यवाद। Any other supplement? Question number 104. माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार ने विकासशील देशों को टीकों की 1 बिलियन खुराक उपलब्ध करवाने की 7 देशों की घोषणा का संज्ञान लिया है? यदि हाँ तो तस्वीरी ब्यौरा क्या है, और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है कि 7 देशों और उत्तरी अटलांटिका संधि संगठन के सहयोगियों से अब तक देश माहवार ऐसी कितनी टीकों की खुराक प्राप्त करता है? क्या सरकार को देश में टीकाकरण की कमी की जानकारी है, जिससे सभी के लिए टीकाकरण की उपलब्धि में बाधा आने की संभावना है, और यदि हाँ तो तस्वीरी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है? धन्यवाद। स्वास्थ्य मंत्री जवाब दें।
माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहती हूँ कि भारत की 7 देशों का सदस्य नहीं है तथा भारत की 7 देशों और उत्तरी अटलांटिका संधि नाटो सदस्य से कोविड-19 की कोई भी खुराक प्राप्त नहीं की है। भारत में सभी पात्र लाभार्थियों को कवर करने के लिए देश में पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध है तथा सभी राज्यों संघ क्षेत्रों को पात्र लाभार्थियों को पहली खुराक, दूसरी खुराक और एहतियाती खुराक देने के लिए कोविड-19 टीके की पर्याप्त खुराकें उपलब्ध करवाई गई है और इसका पूरा ब्यौरा सदन में जमा करवा दिया गया है। Any supplement question? माननीय सभापति महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री से ये पूछना चाहता हूँ कि 14 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन का क्या प्रबंध है? स्वास्थ्य मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, 14 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है और इसका पूरा ब्यौरा सदन में जमा करवा दिया गया है। अब तक 5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन के टीके बच्चों को लगाए जा चुके हैं। Any other supplement? यस, माननीय महोदय, स्वास्थ्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि 6 से 12 साल के बच्चों को वैक्सीन का ट्रायल हो गया है? यदि हो गया है तो बच्चों को वैक्सीन कब लगाई जाएगी? स्वास्थ्य मंत्री जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, हाँ, 6 से 12 साल के बच्चों को वैक्सीन के टीके का पूरा ट्रायल पूरा हो गया है और 6 से 12 साल के बच्चों को वैक्सीन का पूरा ब्यौरा सदन में जमा करवा दिया गया है और जल्दी ही वैक्सीन का टीका लगाना शुरू हो जाएगा। Any supplement question? The cordial welcome to UK parliamentary delegates. They arrived here yesterday and now are sitting in this special box. Let me introduce them to the Honourable House. Miss Mary D'Souza, Honourable Speaker, House of Lords. Mr. John, Honourable Speaker, House of Commons. And Miss Stella Ross, Member, House of Commons. I wish to extend a very warm welcome to them all and wish them a very happy and memorable stay in our country. I also convey on the behalf of this house and my own behalf the seasoned greetings to the Majesty, the Queen, the Royal Family, Prime Minister and friendly people of United Kingdom. Thank you. Now is the time for legislative business. The House will take up consideration of Medical Authority Bill 2022. Honorable Health Minister, please. माननीय अध्यक्ष महोदय जी, रोटी, कपड़ा और मकान के साथ साथ शिक्षा और चिकित्सा हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल होती है। सामाजिक आवश्यकताओं पर ध्यान देने वाली हमारी सरकार बेहतर आम जनता तक बेहतर चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के आधार पर यह लेकर आई है। महोदय, इस विषय की मुख्य बातें इस प्रकार से है। राष्ट्रीय चिकित्सा नीति का निर्माण, देश में चिकित्सा सुविधाओं का निर्माण, कोरोना काल में सभी नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना, वैक्सीन की कालाबाजारी पर निरंतर रखना, छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त वैक्सीन के लिए अनुसंधान एवं परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, चिकित्सा शिक्षा में सुधार लाना, वैक्सीन के लिए जागरूकता अभियान चलाना ताकि हर भारतीय नागरिक वैक्सीन लगवा सके। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मुझे उम्मीद है कि समस्त सभासद इस विधेयक का समर्थन करेंगे ताकि हम वर्तमान और आगामी पीढ़ियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवा सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव रखती हूँ कि चिकित्सा सुविधा प्राधिकरण विधेयक 2022 पर विचार किया जाए।
प्रस्ताव पेश किया गया है कि चिकित्सा सुविधा प्राधिकरण विधेयक 2022 पर विचार किया जाए। Those in favor will please say aye. Aye. Those who are against will say no. I think that ayes have it, ayes have it, and ayes have it. So the bill will be taken into consideration in the next session. Now the House is adjourned to meet again tomorrow at 11 a.m. Thanks for cooperation. बड़े मैडम